साथियों, आज मैं पुनः आपके सामने कुछ चर्चाएं करूंगा जिसमें जीएस और हिंदी की मिली-जुली चर्चाएं होंगी। देखिए, मैं जो चर्चा करता हूं ये वनडे कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी उपयुक्त है और उम्मीद है जब आप सुनेंगे तो जो टिक वाले क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। बाकी तो खैर कोशिश करना मेरा कर्तव्य है, बाकी फल ईश्वर देता है। तो आज तारीख हो गई 12 नवंबर। जहां तक मुझे जानकारी है आज विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर 12 की बात करें तो 12 से संबंधित जो बातें हैं मैं आपके सामने रखूंगा। भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्तीय मामलों का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हैं वासु पूज्य और इनका प्रतीक चिन्ह भैंसा है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 की बात की जाए तो अनुच्छेद 12 से मौलिक अधिकारों का प्रारंभ होता है। आगे चलते हैं। हनुमान जी के भी वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन कहीं कहीं 12 नाम उनके विशेषकर बताए जाते हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव, दर्पहा। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में 12 अलूटे और 12 बलूटे होते थे। और आगे चलते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है प्राचीन काल और मध्यकाल के बीच का जो समय है तो दक्षिण भारत विशेषकर संगम काल में जो है वैष्णव संत जो हैं उनको अलवार कहते थे। वैष्णव संत अलवार कहलाते थे और अलवार संतों की संख्या 12 थी। इसके अतिरिक्त मध्यकाल की बात करें, मैंने कल अकबर के समय शुरू की गई मनसबदारी व्यवस्था की बात की थी। तो राजा मान सिंह को अपवाद स्वरूप 12,000 का मनसब प्रदान किया गया था। अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वायत्त शासन का वर्णन है। स्थानीय स्वायत्त शासन में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत का वर्णन किया गया है। वैसे उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। मैंने केवल उत्तर प्रदेश की बात की है। वैसे तो भारत का पहला नगर निगम जो है 1687 में चेन्नई बना था। 1687। मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, जरा इस बात को ध्यान दें। 1687 वो वर्ष है जब औरंगजेब ने गोलकुंडा रियासत को मुगल राज्य में मिला लिया था। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो 1687 में ही न्यूटन की पुस्तक द प्रिंसिपिया उसी वर्ष प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने 3 नियम भी बताए। सभी लोग भली भांति जानते होंगे। तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि भारत में 12 महारत्न कंपनियां हो चुकी हैं। 12 महारत्न कंपनियां। इसके अतिरिक्त वन समूहों का जो वनावरण बांटा गया है तो समूह 12 के अंतर्गत हिमालयन समशीतोष्ण वन को रखा गया है। अगर हम प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा जो समुद्री जल सीमा है तो 12 मील तक समुद्री सीमा किसी भी राज्य की रखी गई है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें
तो क्षेत्रफल में भारत का 12वें नंबर पर आने वाला राज्य बिहार है, 12वें नंबर पर। और अगर हम जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या के मामले में 12वें नंबर का कौन सा राज्य आना चाहिए, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है वो राज्य है केरल, जनसंख्या के मामले में। इसके अतिरिक्त और भी अगर हम बात करें तो 12 की बात अगर करें तो जहां तक मुझे जानकारी है कि भारत में, हाँ एक सेकंड में जानकारी देना चाहता हूं, 12वीं अनुसूची में जो है कुल 18 विषय रखे गए हैं। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय रखे गए हैं। एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं कि वैसे तो भारत में अगर हम बायो रिजर्व जैव मंडल की बात करें तो उसके अनुसार 18 जैव मंडल घोषित किए जा चुके हैं। और अगर हम क्रम संख्या 12 पे आए, 12वें क्रम पे, तो 12वें क्रम पे वर्ष 2000 में जो जैव मंडल घोषित किया गया था वो जैव मंडल था कंचनजंगा। ये प्लेस पड़ता है सिक्किम में। भारत का 22वां राज्य सिक्किम है। भारत माता का गोद लिया हुआ पुत्र सिक्किम कहलाता है। सिक्किम भारत में पहला जैव खेती करने वाला राज्य सिक्किम बन चुका है। सागा दावा त्योहार का संबंध सिक्किम से है। राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे कम मूल्य सिक्किम का है। और सिक्किम विधानसभा की एक सीट बौद्ध मठ के लिए सुरक्षित की गई है। नाथुला दर्रा, इसका संबंध सिक्किम से है। आगे चलते हैं। भारतीय हीरा संस्थान ये कहां पे है? ये सूरत में है। आज दिन मंगलवार है, तो भारत में जिस वैज्ञानिक को मंगल पुरुष या मार्समैन कहा जाता है वो व्यक्ति हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल के दौरान वर्ष 13 में भारत ने मंगल ग्रह पर अपना अभियान भेजा था। उस समय ये इसरो के चीफ थे। निक्स ओलंपिया ये मंगल ग्रह का पर्वत है। मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फाबोस और डिमोस। अगर हम उपग्रहों की बात करें तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। मंगल 687 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है। अपनी जो पृथ्वी है इसके सबसे निकट है शुक्र, लेकिन अगर शुक्र न दिया हो तो शुक्र के बाद सबसे निकट जो ग्रह होगा वो है मंगल है। मंगल ग्रह पर नहरों के निशान भी वैज्ञानिकों को मिले। आगे चलते हैं। आइए कुछ अन्य चर्चाओं का भी क्रम करते हैं। दीवाने आरिज नामक विभाग किस सल्तनत कालीन सुल्तान के समय बना? तो वो सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने दीवाने आरिज, कहीं कहीं दीवाने अर्ज भी लिखा मिल जाएगा, ये विभाग इन्होंने बनाया और ये विभाग सैनिक मामलों की देखभाल करता था। इस पद पर इन्होंने इमादुल मुल्क को नियुक्त किया था। आज मंगलवार है, तो जो मुझे जानकारी मिल रही है मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ये मंगलवार को न्याय करते थे। या अगर हम थोड़ा एक अन्य भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि जहांगीर ने मंगलवार का दिन न्याय के लिए मुकर्रर किया था। बाकी तो आप जानते ही होंगे कि उन्होंने न्याय की जंजीर बनवाई थी। ये आगरे के किले के बाहर लटकी रहती थी। भारत में राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को।
हालांकि मैंने पिछले टर्म पर इसकी चर्चा की थी, लेकिन देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मैं किसी चीज को बार बार इसलिए भी बताता हूं ताकि वो बराबर आपको याद आती रहे, क्योंकि याद आना बहुत ही आवश्यक है। कुंजरासन, आइए थोड़ा हिंदी का एक शब्द आ गया याद। कुंजरासन, कुंजरासन किसका पर्यायवाची है? तो ये पीपल का पर्यायवाची है कुंजरासन। देखें, कुंज यानी कुंजर, कुंजर माने हाथी, राशन माने खाने पीने की सामग्री, यानी हाथी के खाने पीने की सामग्री। तो जो है हाथी ज्यादातर पीपल के पत्ते खाता है, या तो इस कारण जो है इसका एक पर्यायवाची कुंजरासन भी है। वैसे पीपल का तत्सम है पिप्पल। रामलला नहछू, ये कृति है गोस्वामी तुलसीदास की। राम लला नहछू। रुद्र, रुद्र पर्यायवाची है महादेव शिव जी का, लेकिन अगर हम रुद्रावतार कर दें तो ये हनुमान जी का पर्यायवाची हो जाएगा। अंगद का पांव, ये किसकी कृति है? ये कृति है श्रीयुत श्रीलाल शुक्ल जी का। अंगद का पांव, श्रीयुत श्रीलाल शुक्ल। देखिए मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, अगर किसी का नाम ही श्री से शुरू होता है तो उसके लिए जो हम संबोधन देंगे या उसको जो हम आदर देंगे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? श्रीयुत श्री, श्रीयुत श्री। आइए आगे चलते हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर को हर वर्ष मनाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन पहली बार एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 को मनाया गया था। 1988। उसके बाद हर 10 वर्ष बाद मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जैसे ही मुझे जानकारी है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। सेल फोन किन तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है? सेल फोन, तो जो मुझे जानकारी है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। सेल फोन विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन पर काम करता है। एक प्रश्न आता है कि डीजल इंजन भारी होता है या पेट्रोल इंजन भारी होता है? अभी मेरे सामने बैठे एक सज्जन, उन्होंने इशारे करके पूछा, तो मैं बताना चाहता हूं कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से भारी होता है, क्योंकि डीजल इंजन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। डीजल इंजन का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक रुडोल्फ डीजल ने किया था। ये सब पेट्रोलियम के ही अंतर्गत आते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। थोड़ा मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थी इस बात को जाने कि जो अनुच्छेद 19 है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि प्रेस क्या है? अपनी बात कहने का माध्यम है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, इसलिए यह भी उसी के अंतर्गत आता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दें, अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेकिन अभिव्यक्ति को आप सकारात्मक रूप में अपनी बात कहें। आपको गाली देने का अधिकार नहीं। आप अपनी बात कहें, उसको समझाएं कि देखिए इसमें ये चीज हो सकती है, लेकिन आप कभी भी किसी को गाली नहीं दे सकते, पुतला नहीं जला सकते। ये आपकी अभिव्यक्ति नहीं, फिर ये तो आपकी अनुशासनहीनता मानी जाएगी। 3 मई की बात आई तो 3 मई को एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। वो दिवस कौन है? 3 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाते हैं। 3 मई को विश्व सूर्य दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना।
सूर्य की बात चली तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। लगभग 74% हाइड्रोजन है, लगभग 24%, लगभग मैं बता रहा हूं, थोड़ी कम भी हो सकती है, इसमें हीलियम गैस होती है और 0.77 ऑक्सीजन व अन्य अक्रिय गैसें हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय लेता है 8 मिनट। वैसे तो अगर हम पूरा टोटल निकालें तो होगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। एक बार फिर 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ये पूरा है। सूर्य चिकित्सा सुना होगा आपने, तो सूर्य चिकित्सा का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी, इसके अंतर्गत सूर्य चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। एजरा कप का संबंध है पोलों से, और सल्तनत काल या मध्यकाल के दौरान पोलो को चौगान के नाम से जाना जाता था। ये घोड़े पर बैठकर खेला जाता था। आप सब जानते होंगे कि एक योद्धा जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका इंतकाल चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहीं से इसके अधिकांश कार्य होते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का उप मुख्यालय या उप कार्यालय कोलकाता में है। औद्योगिक आंकड़ों से जुड़े कार्य कोलकाता स्थित उप कार्यालय से किए जाते हैं। तो एक बार फिर, मुख्य कार्यालय नई दिल्ली, उप कार्यालय कोलकाता। कालीकाता, शुतानाटी और गोविंदपुर, इन गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना हुई थी। यहां पर काली माता की पूजा होती है। डायमंड हार्बर, कोलकाता। देखिए 2001 में इसका नाम कोलकाता पड़ा। तो डायमंड हार्बर कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता, दमदम हवाई अड्डा, जिसका नाम बदल कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, ये कोलकाता में है। पहली जूट फैक्ट्री ये बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर खुली। हालांकि अंत ये भारतीय जूट संगठन, ये भारतीय जूट अनुसंधान संस्थान, ये कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल, ये कोलकाता में है। इसके अतिरिक्त हावड़ा, ये कोलकाता का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इसके अतिरिक्त सियालदह भी यहाँ का मुख्य, दूसरे नंबर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। कलकत्ता से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच जो बस चलती है उसका नाम सौहार्द्र है। यहाँ पे चूंकि पश्चिम बंगाल है तो बांग्ला भाषा ज्यादा बोली जाती है। कलकत्ता 1991 के पहले कलकत्ता जनसंख्या में नंबर 1 था, लेकिन 1991 की जो जनगणना हुई तब से मुंबई कोलकाता से आगे हो चुका है। और 1911 तक तो कोलकाता भारत की राजधानी रही ही थी। ये तो आप भली भांति जानते होंगे इस चीज को। अब आइए 1912 बनी। देखिए फिर 12 याद आ गया, मैं बता रहा हूं। जिस लोकसभा का कार्यकाल सबसे कम रहा वो लोकसभा है 12वीं लोकसभा। इसका कार्यकाल सबसे कम रहा था। इसका कार्यकाल मार्च 1998 से लेकर के अप्रैल 1999 तक रहा था। उस समय प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आगे चलते हैं। सॉरी, मुझे खांसी आ जाती है तो हो जाता है थोड़ा बहुत। आइए आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफार्मर। एक चीज और, अच्छा,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बताइए, आप बैठे सामने हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आराध्या जी आप बताइए। डायनमो। देखें, आराध्या जी को मालूम तो है लेकिन ये बता नहीं पाई। हालांकि एक और सहयोगी हैं श्री निशांत, उन्होंने कहा कि डायनमो सही है। उसमें शर्माने की क्या बात है भाई, ये तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जब हम सीखेंगे देखिए इसमें शर्माना नहीं चाहिए। हम ही ने बताया था। हाँ, बल्कि ये लोग आपस में बात करने लगे, हमें बताने से शर्माते हैं। खैर कोई बात नहीं, याद होना चाहिए। तो डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है तो ये मैं बता रहा हूं, आप दोनों को मालूम नहीं होगा, आगे मालूम हो जाएगा। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ये भी पता था। आराध्या जी को पता था, नाराज हो रहे कि भाई हमें पता था आपने बताया नहीं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, डायनमो। ताजमहल किस वर्षा के कारण दुष्प्रभावित हो रहा है? अम्ल वर्षा के कारण। ये तो आप सब लोग जानते होंगे ताजमहल किसने बनवाया, लेकिन इसके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल जो है ये मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल, जिनका वास्तविक नाम था अर्जमंद बानू बेगम, ये नूरजहां के भाई आसफ खान की पुत्री थी। अपनी सुंदर त्वचा के लिए कौन सा सांप लोगों द्वारा वध किया जा रहा है? तो इसको संकटापन्न घोषित किया गया। ये किंग कोबरा, हिंदी में कहेंगे नागराज। थोड़ा देखने में सुंदर होता है, फन फैला के खड़ा हो जाता है, किंग कोबरा, नागराज। अच्छा, एक प्रश्न ये भी है, मालूम ही होगा बहुत लोगों को, कि कौन सा सांप घोंसले बनाता है? तो किंग कोबरा, ये जो है घोंसला भी बनाता है। नाग की विशेषता फन फैला के खड़ा हो जाना। सांपों का देश ब्राजील कहलाता है। अब सांपों की बात चली तो सांप के पर्यायवाची कौन कौन है? ब्याल, अहि, भुजंग, नाग, सरीसृप है। और कोई सांप के पर्यायवाची हैं? विषधर। ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। सबसे बड़ा सांप माना गया एनाकोंडा। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद कहां गिरेगी? उसके हाथ में गिरेगी। एक बार फिर, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद कहां गिरेगी? उसके हाथ में गिरेगी। विश्व का सबसे बड़ा हीरा है कुलिनान हीरा। ये 1905 में दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान में खोजा गया था। 1905। अच्छा, वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान, ये तो आपको पता ही होगा, राइट ब्रदर्स, ओलिवर राइट और विल्बर राइट। ये 1903 में इन दोनों भाइयों ने जो है वायुयान का आविष्कार किया। और 1903 में भारत में सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। हिंदी आ गई। अच्छा, ये बताइए, भारतीय हिंदी जो हिंदी है कितने भागों में बटी है? 5 भागों में। पहाड़ी हिंदी और क्या कह सकते हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। एक बार फिर, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थान हिंदी। तो हिंदी को भारतीय विद्वानों ने इतने भागों में बांटा है। अच्छा, ये मालूम होगा आपको कि बंगाल की खाड़ी को चोल खाड़ी में परिवर्तित करने का श्रेय
किस चोल राजा को दिया जा सकता है, तो वो राजा हैं राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र प्रथम, क्योंकि उन्होंने सुमात्रा तक विजय प्राप्त की और इन्होंने एक अच्छी नौसेना भी बनाई जिसने बंगाल की खाड़ी में काफी समय तक अपना प्रभुत्व कायम रखा था। और इनकी एक बात थी गंगई कोंड चोल पुरम। क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा ठीक ठीक, हाँ समझ गए। देखें, आपने प्रश्न किया कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इनका वास्तविक नाम आप पूछ रहे हैं। चलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, सूफी संत पहले तो ये जान लें, थोड़ा अमीर खुसरो के विषय में भी जान लें। अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था यमीनुद्दीन मोहम्मद हसन। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम था सुल्तान बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी। लेकिन जब ये बाबा फरीद नामक सूफी संत के संपर्क में आए, उनके शागिर्द बने या कह सकते हैं उनके चेला बने, तब उन्होंने इनको नाम दिया निजामुद्दीन औलिया। तो इनकी दरगाह दिल्ली में है। इन्होंने और इनके शिष्य अमीर खुसरो ने लगभग 7-8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1325 में, उस समय जब मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल चल रहा था, तो 1325 में निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया। तो अमीर खुसरो अपने गुरु के इंतकाल का दर्द सहन नहीं कर पाए और अगले दिन उनका भी इंतकाल हो गया। तो ऐसा तमाम लोगों का कहना है कि अगर वर्तमान समय में निजामुद्दीन औलिया जी के पास अगर अपनी फरियाद लेके जानी हो, तो पहले अमीर खुसरो की दरगाह पर हाजिरी लगानी पड़ेगी, फिर निजामुद्दीन औलिया के यहाँ जाए। तो ये मैंने आपने जो प्रश्न किया, मैंने उसका उत्तर दिया। आइए आगे चलते हैं। आगे, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? वो देश है म्यांमार। तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। म्यांमार की पहले तो राजधानी रंगून थी, फिर उसका नाम यांगून पड़ा इरावती नदी के किनारे। लेकिन अब फिलहाल म्यांमार की राजधानी नेपिडा बन चुकी है। अकेला का तत्सम क्या है? तो जो मुझे जानकारी है, अकेला का तत्सम हुआ एकल। तो मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षार्थियों, ये अकेले से ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देखें, दोस्ती ठीक है, लेकिन पढ़ाई आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। एकला चलो वाली नीति अपनानी पड़ेगी। और ग्रुप बन जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर न ग्रुप बने, किताबें उठाएं, पढ़ना शुरू करें। साथ में मैं जो आपको जानकारी देने की चेष्टा करता हूं, अगर हो सके तो इसको भी देखें, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे तो आपको नुकसान तो नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।